हेलो नमस्कार। मैं अनिल सक्करवाल, कक्षा 12 के सिलेबस में डे 120 में, और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। एलसीआर पढ़ लिया था हमने। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एलसीआर में विद्युतीय अनुनाद श्रेणी एलसीआर परिपथ, यानी अनुनाद क्या है वो स्थिति हमें एलसीआर में पढ़नी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एलसीआर के लिए। यहाँ से न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी पूछ लिया जाता है। ग्राफिकल क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल पोर्शन में भी इसका यूज़ होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसमें हम बात करेंगे अनुनाद की स्थिति क्या है। व्हाट इज़ द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कहते हैं इसे। एलसीआर सीरीज में ही जोड़ा गया है, सीरीज में ही है हमारे सिलेबस में, सीरीज में जोड़ा गया है। तो उसमें अनुनाद क्या है इसकी हम बात करेंगे। इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो पूरी डिटेल इसके बारे में आपको पता चल जाएगी कि अनुनाद क्या है और क्या इसका महत्व है और कैसे इसको सोल्व किया जाता है। तो इसके लिए पहले हम बात करेंगे, पहले हम प्रूफ करेंगे, बाद में इसको डिफाइन करेंगे कि यदि एक कंडीशन लें, यदि एलसीआर में यदि XL बराबर XC हो, यही वो स्थिति है जो अनुनाद की है। क्योंकि बाकी स्थितियां तो हम पढ़ चुके हैं। LR परिपथ पढ़ लिया था हमने पिछली क्लास में, RC परिपथ भी पढ़ लिया था। अब है अगर XL और XC बराबर हो। दूसरा XL इज ग्रेटर देन XC हमने लेकर चले थे हम, और उसमें हमने बात की थी XC भी ग्रेटर देन ले सकते हैं, तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, जैसा हमने RC परिपथ में बनाया था। तो अगर तीसरी कंडीशन इसके अंदर जो अनुनाद की स्थिति है, एक स्पेशल केस है इसका, अगर XL और XC बराबर हो, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेरणिक प्रतिबाधा जो है वो धारितीय प्रतिबाधा या प्रतिघात वर्ड यूज कर लेते हैं, इम्पीडेंस, कैपेसिटिव इम्पीडेंस, और ये जो है रिएक्टिव इम्पीडेंस जो है वो XL है, और कैपेसिटिव इम्पीडेंस जो है वो XC है। दोनों अगर बराबर हो तो इन्हें प्रेरणिक प्रतिबाधा या प्रतिघात वर्ड यूज कर लेते हैं। प्रेरणिक प्रतिबाधा बराबर हो किसके, प्रेरणिक प्रतिघात के, धारितीय प्रतिघात के। XC जो है वो क्या है, धारितीय, संधारित्र के लिए, इसलिए धारितीय प्रतिघात के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ क्या स्थिति होगी, सामान्य एलसीआर के लिए क्या होता है, Z इज इक्वल टू, ये होता है R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर, और इसका अंडर रूट। अब हमने ये मान लिया कि यदि XL और XC बराबर हो, ये स्थिति अनुनाद है। तो इसमें क्या होगा, तो समीकरण 1 का मान रखने पर क्या आएगा, समीकरण 1 का मान रखने पर क्या होगा, XL और XC बराबर है, तो XL माइनस XL बराबर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वेयर। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में देखो प्रेरक की प्रतिबाधा हट गई, संधारित्र की प्रतिबाधा भी हट गई, तो क्या आ गया, केवल प्रतिरोध बचा, एक प्रतिरोध बचा। तो ये जो Z का जो मान होता है, ये मिनिमम मान होता है Z का। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। इस स्थिति में एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, Z न्यूनतम होती है, जो उसमें लगे प्रतिरोध के ही बराबर होती है, प्रतिरोध के बराबर होती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में धारा इज इक्वल टू क्या होती है, एलसीआर में धारा, विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो V अपॉन क्या आएगा, Z, और Z क्या है, मिनिमम है। तो ये व्युत्क्रम मान पाती है, जब ये मिनिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इस स्थिति में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अधिकतम करंट प्रवाहित होगा सर्किट में, सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बात मिलके इसको डिफाइन कर देती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि यदि एलसीआर परिपथ में प्रेरणिक प्रतिबाधा और धारितीय प्रतिबाधा दोनों का मान बराबर हो, तो उस स्थिति में
परिपथ का प्रतिबाधा न्यूनतम होती है जो प्रतिरोध के बराबर होती है, और इस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, विद्युतीय अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो यहाँ अपने पास इसकी डेफिनेशन ये लिख देते हैं हम कि यदि LCR परिपथ में प्रेरणिक प्रतिबाधा तथा धारितीय प्रतिबाधा या प्रतिघात कहते हैं की बात है, प्रतिबाधा का मान समान हो तो परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। इस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होता है। इसे LCR परिपथ की विद्युतीय अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो ये अनुनाद की स्थिति की परिभाषा है। नेक्स्ट, अब इसके लिए जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इस स्थिति में LCR परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है और इस निश्चित आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। इस निश्चित आवृत्ति को परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इस निश्चित आवृत्ति को परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति को F नोट से लिख देते हैं, F नोट से, ये अनुनादी आवृत्ति है इसकी। अब पूछ ले भाई अनुनादी आवृत्ति क्या है, तो क्या है अनुनादी आवृत्ति? LCR परिपथ में जब XL और XC बराबर होते हैं तो उस स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और परिपथ में धारा अधिकतम होती है। इस स्थिति में LCR परिपथ में आवृत्ति जो है वो इस निश्चित आवृत्ति को उसकी अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अब इसका मान हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालें इसको? अगर प्रूफ करने के लिए कह दिया जाए तो हमें पता है कि XL और XC, बस यही बात ध्यान रखनी है, XL और XC अगर ये पता है तो इसको इजी वे में प्रूफ किया जा सकता है। ये दोनों बराबर है। अब हमें आवृत्ति निकालनी है तो इसके लिए पहले ओमेगा की वैल्यू निकाल लें, ओमेगा कोणीय आवृत्ति निकाल लें और फिर वहाँ से रेखीय आवृत्ति, दोनों ही फॉर्म में इसका व्यंजक ज्ञात किया जा सकता है। तो हमें पता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं XL इज इक्वल टू ओमेगा L एंड XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, ये होता है। तो इसकी जगह रखेंगे ओमेगा L और इसकी जगह रखेंगे 1/ओमेगा C। तो ओमेगा को इधर ले आए क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, L को इधर ले आए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1/LC। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें तो क्या ले लें, अंडर रूट ले लें।
ओमेगा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से अंडर रूट ले लें तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ LC। ये एक फॉर्मूला आ गया है कोणीय आवर्ती की फॉर्म में। अगर आपको ये पूछें इसका जो मान है वो रेडियन पर सेकंड में आएगा तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई 1/रूट LC। अब यहाँ से अगर f की वैल्यू निकालें तो f की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें यहाँ। ओमेगा इज इक्वल टू हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। तो ये आ जाएगा 2πf इज इक्वल टू, f की जगह f नोट लिख ले रहे हैं, अनुनादी आवर्ती इज इक्वल टू 1/रूट LC। f नोट की वैल्यू निकालनी है तो f नोट इज इक्वल टू आ गया 1/2π√LC। ये आ गया अनुनादी आवर्ती का फॉर्मूला। अगर हमें प्रूफ करना हो तो पूछ लिया जाए तो इस फॉर्मूले को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दें, इसे इक्वेशन दे दें सेकंड। तो समीकरण 2 जो है वो किसको बता रही है, अनुनादी आवर्ती के व्यंजक को बता रही है। जो दिखाई दे रहा है किस पे निर्भर कर रहा है, दो वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, L पे और C पर। C यहाँ संधारित्र जो लगा है उसकी धारिता है, L जो है वो जो प्रेरण कुंडली लगी है उसके लिए प्रेरकत्व का मान है। F नोट अनुनादी आवर्ती है। तो अनुनादी आवर्ती का मान L और C पर निर्भर करता है। अब देखो करंट का मान अधिकतम कब होगा, इसके अंदर 2-3 कंसेप्ट है वो जरूर ध्यान रखें। करंट का मान अधिकतम कब होगा, जब प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा। और प्रतिरोध का मान क्या है, R है, जो Z बराबर R है, वही न्यूनतम है। तो करंट का जो मान है वो तो किस पे निर्भर करता है, किस पे, R पे निर्भर करता है प्रतिरोध का मान। लेकिन आवर्ती का मान R पे निर्भर नहीं करता, आवर्ती का मान R पे निर्भर नहीं करता। F नोट क्या बताती है, अनुनादी आवर्ती। अनुनादी आवर्ती का मतलब है कि तीक्ष्णता को व्यक्त करती है। ये तीक्ष्णता का मतलब है कि अगर ग्राफ बनाएं आवर्ती में और धारा में ग्राफ बनाएं तो उसका जो ग्राफ है वो हमें तीक्ष्णता के अनुसार एक एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। जो एग्जैक्ट वैल्यू किसको बताती है, F नोट को बताती है। अभी हम उस ग्राफ को बना के देखेंगे। आगे विद्युत धारा और आवर्ती में ग्राफ। ग्राफ जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है कि आवर्ती और धारा में ग्राफ बनाए गए हैं। इसके अंदर 3 ग्राफ हमने लिए हैं, R3 के लिए, R2 के लिए और R1 के लिए। इनमें ये जो ग्राफ का ये जो भाग है ये ग्राफ की तीक्ष्णता को व्यक्त करता है। और तीक्ष्णता का मतलब यहाँ पर क्या है, XL और XC बराबर है, जो इसकी अनुनादी आवर्ती को बताता है, जो हमें F नोट प्राप्त हुई है। और इस स्थिति में इस ग्राफ के लिए धारा का मान ये अधिकतम है। लेकिन अगर प्रतिरोध का मान भी परिवर्तित करें तो भी धारा के अधिकतम मान को हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्रतिरोध का मान बदलने पर धारा के मान में परिवर्तन होता है, क्योंकि हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। V की जगह क्या लें यहाँ, E/R। तो R का मान अगर कम होगा, मिनिमम होगा, तो I का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इस R को ही हमने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है Z लिखे हैं। तो Z मिनिमम है, इसीलिए हम पहले लिख चुके हैं कि I क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ से R का मान अगर कम होगा तो उसके लिए करंट का मान अधिकतम होगा। इसका मतलब अगर इनमें कंपैरिजन करें तो 3 ग्राफ हमने लिए, R की अलग अलग वैल्यू को दर्शा रहे हैं। R की अलग वैल्यू है, R2 अलग है, R1 अलग है। तो इसमें से इस तरह ग्राफ दे दिए जाते हैं एग्जाम में और पूछते हैं कि इनमें R1, R2, R3 को घटते या बढ़ते क्रम में लिखो। तो आपको ध्यान रखना है, जहां करंट का मान अधिकतम है वहीं R का मान न्यूनतम है, प्रतिबाधा या प्रतिरोध वहीं न्यूनतम है। इसका मतलब क्या हुआ कि I का मान अधिकतम का है, ये रहा सबसे ज्यादा I का मान यह है। इसके अनुसार लेंगे तो I का मान ये प्राप्त होगा, ये इसके अनुसार लेंगे तो ये मान प्राप्त होगा आएगा यहाँ, इसके अनुसार यहाँ प्राप्त होगा, इसके अनुसार यहाँ आ रहा है। तो सबसे ज्यादा I का जो मान है वो किसके लिए आ रहा है, R1 प्रतिरोध के लिए है। इसका मतलब R1 का मान जो है वो सबसे कम है, उससे ज्यादा R2 है और सबसे ज्यादा R3 है। तो 2 निष्कर्ष जरूर आप इसमें ध्यान रखें कि आवर्ती का मान तो R पे निर्भर नहीं करता है। हम लिख चुके हैं अभी कि आवर्ती जो है F नोट इज इक्वल टू 1/2π√LC होती है।
तो वो तो एल और सी पे डिपेंड करते हैं उसकी वैल्यू तो, और आर पे निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन ग्राफ की जो तीक्ष्णता है वही क्या बताती है, वही अनुनादी आवर्ती को बताती है। ये ग्राफ अगर इस तरह से बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो आवर्ती निकालना मुश्किल होगा। ये ग्राफ की तीक्ष्णता अगर ऐसे हो जाए तो आवर्ती हम इजी वे में यहाँ से बता सकते हैं ये आवर्ती है। इस पे बताएं तो ये लगभग क्या है, एग्जैक्ट हमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए आवर्ती के लिए तीक्ष्णता का मान जो है वो ज़रूर आर डिसाइड करता है, लेकिन आवर्ती का मान आर पे निर्भर नहीं करता है। ये इसका एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ये ज़रूर ध्यान रखें कि अनुनादी आवर्ती का जो मान है, मैं लिख देता हूँ मैं, अनुनादी आवर्ती का मान प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। अनुनादी आवर्ती का मान प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन किस पे, तीक्ष्णता जो है वो प्रतिरोध पर निर्भर करती है। इसका मतलब आर में जैसे जैसे वृद्धि होगी तीक्ष्णता में वैसे वैसे कमी होगी। लेकिन ये लिख सकते हैं आर का मान बढ़ने पर तीक्ष्णता में कमी आती है। तो ग्राफ की जो तीक्ष्णता है, ग्राफ की तीक्ष्णता में कमी आती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि तीक्ष्णता पे तो निर्भर करता है आर का मान, यानी तीक्ष्णता को तो प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ करंट को जो है वो प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट बात लेते हैं इसके उपयोग की। किसका उपयोग क्या है? उपयोग क्या है कि निश्चित आवृत्तियों पर अनुनाद की स्थिति में श्रेणी एलसीआर परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होने देता है। इस कारण इसका जो उपयोग है वांछित आवृत्ति को चयनित करने में, यानी जो आवृत्ति हमें चाहिए उसको सेलेक्ट करने में, और अवांछित आवृत्तियों की छंटनी करने में। दोनों का मतलब एक ही है कि अवांछित आवृत्तियों को तो हम निकाल दें और जो वांछित है, जो हमें चाहिए वो आवृत्ति हमें प्राप्त हो जाए, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और इसलिए इसका जो उपयोग है वो रेडियो, टेलीविज़न, इनके अंदर जो है वो संकेतों को प्राप्त करने में किया जाता है। जैसे रेडियो में जब हम ट्यूनिंग बटन को मूव करवाते हैं तो भी हम क्या करते हैं, उसकी जो नोब हिलती है, सुई हिलती है, उसकी ऊपर नीचे होती है, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। 92.5 अगर हमें चलाना है तो हम क्या करते हैं, उसको 92.5 पे ले जाते हैं। वहाँ उसकी जो रेजोनेंस पीक वैल्यू है, जो अधिकतम मान उसका जो है हमें अधिक आवृत्ति, फिक्स आवृत्ति, वही हमें प्राप्त होती है, F0 हमें प्राप्त होता है और उसी के संकेत प्राप्त हो जाते हैं। जैसे उसको थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो उसके आसपास के संकेत भी मिक्स होने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अनुनाद की स्थिति नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं प्राप्त होती। तो इसका जो उपयोग है वो रेडियो, टेलीविज़न में, प्रसारण में और दूरभाष उपकरणों में, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका अनुप्रयोग ज़रूर ध्यान रखें। सिंपल से एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि इनका उपयोग वांछित आवृत्तियों को चयन करने में, या ट्यूनिंग बटन के लिए भी आप कह सकते हो, ये उपयोग जो है वो वांछित आवृत्तियों के, वांछित आवृत्तियों को चयन करने में, या चयन का मतलब है ट्यून करने में, ट्यून बटन कहते हैं उसको, ट्यूनिंग बटन, ट्यून करने में, या अवांछित आवृत्तियों को छंटनी करने में। तो अवांछित, अगर जब फिक्स 92.5 ही चलेगा, इसका मतलब 92.7 नहीं चलेगा, 93 नहीं चलेगा, 93.5 नहीं चलेगा, 97 नहीं चलेगा, तो इसका मतलब केवल एक ही चलेगा चैनल वहाँ। तो अवांछित आवृत्तियों की छंटनी करने में किया जाता है। अतः रेडियो, टीवी,
से संकेत प्राप्त करने में। ये तो इसके उपयोग की बात आ गई। अब इसमें धारा का जो मान है वो किस पे, जेड पे निर्भर करता है। तो न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है तो वहाँ एल की वैल्यू भी दे दी जाती है, सी की वैल्यू भी दे दी जाती है, आर की वैल्यू भी दे दी जाती है और परिणामी प्रतिबाधा पूछ लेते हैं। और हम क्या करते हैं, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के उसको सोल्व कर देते हैं। जबकि क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड लिख देते हैं साथ में कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है, अनुनाद की स्थिति का मतलब क्या हो गया, वहाँ एक्स एल और एक्स सी बराबर है, उनका यूज नहीं करना है। उसी स्थिति में जो आर दिया हुआ है वही जेड होगा, यानी सोल्व करना ही नहीं है। क्वेश्चन को देख के ही उसमें आर का मान देख लो क्या है, वही उत्तर लिख दो आप, वही आर का मान जो है वही प्रतिबाधा होगी जेड का मान। और धारा ज्ञात करनी हो, करंट की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो उसके लिए दे देंगे भाई 220 वोल्ट या 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है तो उसमें डिवाइड देके करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। वोल्टेज में जो रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दो, ओम का नियम लगा के सिंपल सोल्व कर सकते हो। और दूसरी बात, इसमें कला पूछ लेते हैं कि एलसीआर के अनुनादी परिपथ की स्थिति में वोल्टेज और करंट में कला कितनी होती है, कलांतर कितना होता है। तो इसमें एक्सएल और एक्ससी तो काम ही नहीं कर रहे हैं, यानी उनकी वैल्यू बराबर होगी तो वो तो निरस्त कर रहे हैं, जीरो हो रहा है उनका मान। तो जेड किसके बराबर है, आर के बराबर। इसका मतलब प्रतिरोध भी कौन सा काम आएगा, आर का ही मान काम आएगा। और आर में हम पढ़ चुके हैं पहले कि अकेला आर लगा हो तो उसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट एक ही कला में होते हैं। तो ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण बात है, नोट आप इसमें डाल के लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्या कि अनुनाद पर एलसीआर श्रेणी परिपथ शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ की भांति व्यवहार करता है। अतः धारा एवं वोल्टता एक ही कला में होते हैं। ये तो आ गई इसकी बात कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अनुनाद की स्थिति में वोल्टता और धारा में कलांतर क्या है, तो एक ही कला में होते हैं। अतः कलांतर की बात करें तो अतः कलांतर शून्य होता है। कलांतर इसमें इसी स्थिति में शून्य। नेक्स्ट बात, इसमें एक नंबर बात लिख लें तो फिर दूसरी बात जो है इसके अंदर कि इस परिपथ को ट्यून्ड सर्किट कहते हैं, ट्यून्ड सर्किट, ट्यून्ड परिपथ। दूसरा एक्सेप्टर परिपथ भी कहते हैं और तीसरा इसको कहते हैं फिल्टर सर्किट भी। तो इसके नाम है, अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि एलसीआर अनुनादी परिपथ को ट्यून्ड सर्किट, क्योंकि ट्यूनिंग सेट करने में काम आता है ये, ट्यून्ड सर्किट और फिल्टर सर्किट और एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। एक बात और इसमें ज़रूर नोट कर लें आप, बुक में तो नहीं दे रखी होगी शायद, लेकिन इसका जो ग्राफ है वो आवर्तीय ग्राफ एक्स एल का, एक्स सी का, आर का, जेड का, इन सभी को हम एक ग्राफ के अंदर व्यक्त कर सकते हैं। तो आरोपित
प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवर्ती के साथ ग्राफ है किसका, एक्सएल का, एक्ससी का, आर का व जेड का ग्राफ। एक अक्ष पर तो हम ले लें एफ ले लें, इस एक्स पे हम ले लेते हैं एफ, और एक्स एक्सिस पे ये वाई एक्सिस है। अब हमें एक्स एल के लिए, एक्स सी के लिए और आर के लिए और जेड के लिए ग्राफ बनाना है। तो एक्स एल में तो क्या होता है, आवर्ती एक्स एल की बात करें तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्स एल इज इक्वल टू एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। तो ये किसके समानुपाती है, एक्स एल जो है वो आवर्ती के समानुपाती है। इसी तरह एक्स सी जो है वो आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि उसमें क्या आता है 1/ओमेगा सी आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो ग्राफ आ गया, सीधी रेखा आएगी समानुपाती ग्राफ किसका, एक्स एल के लिए, एक्स एल के लिए। सी के लिए क्या आता है, इसका मान व्युत्क्रमानुपाती आता है, ऐसे आ गया। ठीक है, और जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है किसके लिए, अधिकतम आवर्ती के लिए। तो ये वो मान हो गया जहां पर एक्स एल और एक्स सी बराबर हो गया। इस स्थिति पर आवर्ती जो होती है वो अधिकतम आवर्ती होती है। यानी इस पॉइंट पर ये ओ बिंदु मान लें, इसे सी बिंदु मान लें, तो बिंदु सी पर क्या हो रहा है, बिंदु सी पर क्या है, एक्स एल बराबर है एक्स सी के, ये अनुनादी स्थिति होगी। फिर बात करते हैं आर की और जेड की। तो अनुनाद की स्थिति में जेड और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से इसी स्थिति में इसका जो ग्राफ है वो सीधी रेखा आ जाएगा, इसका मान कांस्टेंट रहता है, बदलता ही नहीं है। तो ये तो हो गया आर। ठीक है, जेड का मान किस पे निर्भर करता है, आर पे निर्भर करता है। तो इसका जो ग्राफ है जेड का वो इस प्रकार से आता है। तो यहाँ के इसके सामने जो मान है वो क्या होता है, इसका अधिकतम मान होता है, करंट का मान अधिकतम होता है यहाँ। तो इस पॉइंट पर क्या हो जाता है, जेड और आर बराबर हो जाते हैं, जेड बराबर ही आर आता है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है। वैसे तो जब एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू होगी तो ग्राफ इस तरह से आएगा इसका मान, लेकिन जहाँ जेड और आर बराबर हो जाएंगे तो इस पॉइंट पर जेड और आर क्या है, बराबर है, और इस पॉइंट पर एक्स एल और एक्स सी बराबर है। तो ये ग्राफ आ गया एक्स सी का, ये ग्राफ आ गया आर का, ये एक्स एल का है, और ये ग्राफ है जेड का। तो इस तरह से एक ही ग्राफ में सभी को व्यक्त किया जा सकता है। ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं। ये अनुनादी जो वक्र है इसका महत्व क्या है। दूसरा R1 R2 में भी इसमें जो रिलेशन है वो पूछा जा सकता है, किसके लिए R1 का मान अधिक होगा, किसके लिए R2 का मान अधिक होगा, कम होगा। ये भी तो R के मान पर धारा कैसे निर्भर करती है और तीक्ष्णता कैसे निर्भर करती है, ये भी ध्यान रखना है कि R का जो मान है वो आवर्ती से तो स्वतंत्र होता है, आवर्ती उस पर निर्भर नहीं होती है, लेकिन करंट प्रतिरोध पे निर्भर करता है। दूसरी बात, ये इसका मैक्सिमम मान हमें प्राप्त करवाता है, और R का जो मान है वो तीक्ष्णता को जरूर प्रभावित करता है। फिर इसके उपयोग हैं, तो ये ज़रूर आप लिख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें फिर आप साथ साथ। और ये इसका ग्राफ है जो हमने बनाया था, ये ग्राफ। और एक्सएल और एक्ससी बराबर की जो स्थिति है वही अनुनाद की स्थिति है। तो अनुनाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, बाकी जो भी सॉल्यूशन होगा उसका करवा दिया जाएगा। थैंक यू।